नमस्कार, आप सभी का स्टडी कुकीज़ पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है लोअर पीसीएस का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसमें 10 नंबर जो हैं आपके आएँगे पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से। तो पर्यावरण के ऑलरेडी मैंने सारे लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, 8 लेक्चर हैं उसमें, तो जाकर के उन्हें देखिए अच्छे तरीके से। एक भी क्वेश्चन आपका पर्यावरण से उन लेक्चर से बाहर नहीं आने वाला है। और जो ये आपदा प्रबंधन के लेक्चर स्टार्ट किए गए हैं, 3 से 4 लेक्चर आएँगे और उसमें आपदा प्रबंधन आपका बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो भी पीडीएफ है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवाएँगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए, आपदा का परिचय सबसे पहले हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजास्टर। जैसा कि आपको पता है भाई, दुर्घटना होती है मतलब एक्सीडेंट हो गया, कोई संकट आ गया, हजार्ड हो गया। एक होता है आपदा का आना मतलब डिजास्टर का आना। तो इन तीनों में अंतर क्या है, उससे पहले हम समझेंगे कि भाई आपदा है क्या। जो आपदा ये आपका शब्द है ना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिजास्टर, हिंदी में आपदा कहा जाएगा और इंग्लिश में डिजास्टर आपका शब्द होता है। तो डिजास्टर शब्द जो बना है वो फ्रांसीसी शब्द एक आपका है डिजास्ट्रे। ठीक है, डिजास्ट्रे जो आपका शब्द है उसी से बना है। और डिजास्ट्रे जो शब्द है ये किससे बना है, ये भी बना है डेस प्लस आस्ट्रे। तो डेस का मतलब होता है बुरा या अशुभ और आस्ट्रे का मतलब होता है तारा या सितारा। तो फ्रांस में जब कभी कोई आपदा वगैरह आती थी ना, तो ये मानते कि भाई कोई अशुभ तारा इधर से उधर हो गया है, इसी के चक्कर में ये आपदा आ रही है। तो तारों की बुरी दशा या अशुभ घटना जो है, इसको पुराने जमाने में कहा जाता था। तो ये आप अच्छे से समझ गए कि भाई डिजास्टर शब्द का अर्थ क्या होता है और कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी मूल अवधारणा के बारे में। मूल अवधारणा क्या होती है भाई? आपदा जो है क्या है? आपदा एक ऐसी अचानक होने वाली विनाशकारी घटना है। मतलब ये बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ अब तुम जो है सावधान हो जाओ। वो अलग बात है कि इतने सारे सिस्टम हम लोगों ने बना लिए, इतनी मशीनरी हो गई है, तकनीक इतनी ज्यादा हो गई, टेक्नोलॉजी इतने आगे पहुंच गया कि हमें पता चल जाता है कि भाई ये वाली आपदा आने वाली है। लेकिन अभी भी मान के चलिए ऐसी ऐसी आपदा आ जाती है जिनका मशीन भी पता नहीं लगा पाती। जो अचानक विनाशकारी घटना आती है और मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा देती है, उसी को कहते हैं आपदा। जब भी कोई भी आपदा आती है, चाहे भूकंप आए, ज्वालामुखी फटे या सुनामी आ जाए, जो भी सामान्य कार्य प्रणाली चल रही होती है मानव जीवन में, उसको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देती है। और इससे निपटने के लिए समाज को अपने स्थानीय संसाधनों के अलावा बाहरी मदद की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो अच्छे से आप समझ गए कि भाई आपदा क्या है। आपदा की परिभाषा यहाँ भी लिखी है कि भाई आपदा एक अत्यंत गंभीर और अचानक आने वाली ऐसी विपत्ति है जिससे बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है और प्रभावित समाज अपने बलबूते इसका सामना करने में असमर्थ होता है। भारत में जो आपदा के लिए नियम आया, आपदा प्रबंधन नियम, वो 2005 में आता है। और जो आपदा प्रबंधन नियम 2005 में आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिसे कहते हैं, तो जब ये आया इसने अपनी एक अलग ही परिभाषा दी। तो इसने क्या परिभाषा दी? इसने कहा कि आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्रकृति, मानव निर्मित कारणों से होने वाली उस महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना से है जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मानव जीवन की हानि, संपत्ति का विनाश, पर्यावरण का क्षरण होता है। और जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसके समुदाय के सहन करने की क्षमता से परे होती है, मतलब जो भी आपदा आती है। तो इस तरीके से इन्होंने परिभाषा दी, मतलब बात वही सब की, लेकिन थोड़ा बढ़िया तरीके से अच्छे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया ताकि लगे कि हाँ भाई पढ़े लिखे लोग हैं। जो भी आपदा आती है उसके 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है हजार्ड, एक होता है वल्नरेबिलिटी, एक होता है रिस्क, एक होता है कैपेसिटी। तो इनके बारे में थोड़ा आप समझेंगे ताकि आगे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें कि भाई हजार्ड क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या है, संवेदनशीलता क्या है हिंदी में। अब देखिए हजार्ड क्या होता है, मतलब संकट क्या होता है। तो संकट क्या है? कोई भी ऐसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना
मतलब प्रकृति ने निर्मित की, भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा या सुनामी आ गया, तो ये प्रकृति जनित जो है संकट है। एक होता है मानव खुद ही पैदा कर लेता है, ठीक है, मानव खुद कारण बन जाता है, पर्यावरण का विनाश करके या कोई ऐसी मशीन लगाई उसमें छेद हो गया, ठीक है, जैसे भोपाल त्रासदी हुआ था। तो मानव निर्मित या प्राकृतिक की जो घटनाएं होती हैं, स्थिति, तत्व जिसमें जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। जैसे आपका चक्रवात आता है, तो चक्रवात भाई बहुत कुछ कर सकता है, तमाम मानव को उठा करके फेंक सकता है, आसमान में सब खत्म हो जाएंगे, तमाम पेड़ पौधों की ऐसी की तैसी कर देता है। या ज्वालामुखी फटा तो वहां पे मानव बस्ती है, तो मानव बस्ती पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, मानव भी खत्म हो जाएंगे। तो चक्रवात हो गया, ज्वालामुखी, और हवा में फैला प्रदूषण। हवा में फैला प्रदूषण कौन फैलाता है भाई? जो आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें से जो निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके हवा में जाता है। तो हजार्ड का मतलब होता है जो भी ये आपकी चीजें हैं, चक्रवात, ज्वालामुखी, तो ये तब तक जो है संकट है जब तक मानव से या उनकी मानव बस्ती से नहीं टकराती है। जब तक चक्रवात मानव आबादी से नहीं टकराता, यह केवल एक हजार्ड है, मतलब डिजास्टर नहीं है। इसी तरीके से ज्वालामुखी अगर किसी मानव बस्ती से नहीं टकराती तो आपका संकट है, ठीक है, आपदा नहीं है। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है वल्नरेबिलिटी, यानी संवेदनशीलता या सुभेद्यता। सुभेद्यता होता है। तो अभी जो है एआई इतना ज्यादा हिंदी नहीं समझता, कहीं कहीं गलतियां कर देता है, लेकिन धीरे धीरे समझने लगेगा। अब देखिए संवेदनशीलता क्या है, मतलब कोई समुदाय है, संपत्ति या कोई बुनियादी ढांचा है, तो उसकी स्थिति जो है इतनी ज्यादा कमजोर है कि कोई संकट आ गया, मान लीजिए कोई सुनामी आ गया, ठीक है, तो सुनामी का वो जो प्रकोप है वो झेल नहीं सकता, उसकी स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है, और बहुत जल्दी वो जो है नुकसान में आ जाएगा, कोई भी संकट आता है तो इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। जैसे मिट्टी या कच्चे मकान जो होते हैं तो भूकंप में बहुत जल्दी ढह जाते हैं, मतलब भूकंप को जरा भी प्रयास नहीं करना कि भाई इसको कैसे गिराना है, ये तो भूकंप रोधी बना, ऐसा कुछ नहीं। भूकंप आया वो तुरंत मिट्टी में मिल गया, क्योंकि मिट्टी का घर है। तो इसे कहते हैं सुभेद्यता। कैपेसिटी मतलब क्षमता की बात करते हैं। किसी समुदाय अथवा समाज या संगठन के पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, मतलब ताकत है, कौशल है, जिनका उपयोग करके वो आपदा के खतरों को कम करने या उसका सामना करने के लिए कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं भाई उनकी क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी। जैसे पक्के मकान आपके बने हुए हैं तो क्या है, बढ़िया है, कोई भी आपदा आएगी तो इतनी जल्दी वो नहीं गिरेंगे, थोड़ा समय लगेगा। अगर पक्के मकानों को भूकंप रोधी बनाया गया तो और भी अच्छा है, ठीक है, उनकी क्षमता बहुत बढ़िया है। कुशल डॉक्टर, आपदा प्रबंधन टीम। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क क्या है? तो रिस्क भैया जो है खतरा है, और क्या, जोखिम, खतरा जो आप लेते हैं वही आपका रिस्क है। किसी प्रकोप और सुभेद्यता के मिलन से भविष्य में होने वाले नुकसान की संभावना। मान लीजिए कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, हिमालय है, हिमालय में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, नेपाल में आप देखते हैं भूकंप आ गया, ठीक है, भूटान में आ गया। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है कोई, ठीक है, वहां पे कमजोर मकान आपने बना दिए, मतलब उनकी सुभेद्यता बहुत आसान है, बहुत आसानी से वो गिर जाएंगे जब भी भूकंप आएगा, और वहां पे संसाधन भी कम है, तो ये क्या है, ये रिस्क है भाई, ये आपदा का जोखिम है। वहां पे आपदा का जोखिम अधिक होगा, बहुत अधिक होगा, क्योंकि पहली बात तो आपने मकान कच्चा बना रखा है, दूसरी बात वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप ज्यादा आते हैं, तीसरी बात है कि कोई जो है वहाँ पे टीम वगैरह भी नहीं है, जैसे एनडीआरएफ हो गया, या फिर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली भी वहाँ पे नहीं है। जैसे आजकल देखते हैं कि भाई मैसेज आ जाता है कि भाई पानी गिरेगा, बरसात होगी, छाता ले लीजिए, तो ऐसा भी वहाँ पे नहीं है। तो ये होता है कि भाई ये आपदा का जोखिम है जो आप उठा रहे हैं जबरदस्ती। मान लीजिए समुद्र के किनारे आपका घर है, ठीक है, और पता है आपको कि भाई यहाँ पे आते हैं, सुनामी आते हैं, लगातार आते हैं, और कभी कभी जो है आपके घर तक भी आ सकते हैं, उसके बाद भी आपने कच्चा घर बना रखा है, तो वो तो पूरा घर उठा ले जाएगा ना, उसके लिए क्या दिक्कत है। अब यहाँ आपदा
संकट और दुर्घटना में आप अंतर समझेंगे। अंतर क्या होता है इन तीनों में? तो जो दुर्घटना होती है, मतलब जो एक्सीडेंट होता है, वो बहुत छोटे स्तर पे होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसको चोट लग गई या चुनिंदा लोग हैं उनको चोट लग गई, तो उसको कहते हैं दुर्घटना हो गई। स्थानीय लोग या एम्बुलेंस तुरंत जो है इसको संभाल लेते हैं। सड़क पर जैसे बाइक का फिसलना, घर में जो है शॉर्ट सर्किट, ये सब क्या है, दुर्घटना में आते हैं। संकट जो होता है वो मध्यम स्तर पे होता है। दुर्घटना बहुत छोटे स्तर पे होगा, संकट आपका थोड़ा मध्यम स्तर पे होगा। एक छोटा समुदाय उससे प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए कि सड़क पूरी भर गई पानी से, ठीक है, एक छोटा सा मोहल्ला है, वहां पानी से सड़क भर गई, तो वहां पे एक संकट पैदा हो गया। अस्पताल या मोहल्ला आपका हो गया। संसाधन आपके स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं यहाँ पे काम करेंगे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, आग लग गई तो संभाल लेंगी। किसी बिल्डिंग में आग का लगना क्या है, संकट है। बस में दुर्घटना होना संकट है। इसके अलावा जो आपदा है वो भाई अत्यंत व्यापक और विशाल स्तर पे होता है। इससे पूरा शहर और राज्य या देश प्रभावित होता है। स्थानीय संसाधन पूरी तरह फैल जाते हैं। बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए होती है। नेपाल का भूकंप है तो वो भी आपदा है। केदारनाथ में बाढ़ आई तो वो भी आपकी आपदा है। हर चीज की बात करेंगे भाई, जो भी प्राकृतिक आपदा आई हैं अभी तक, देश या विदेश स्तर पे जहां से क्वेश्चन आते हैं, सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन 2 से 3 लेक्चर आएंगे, 3 लेक्चर मान के चलिए। अब सबसे पहले आप समझेंगे कि भाई आपदा न्यूनीकरण क्या है, डिजास्टर मिटिगेशन क्या होता है। आपदा न्यूनीकरण क्या है, व्हाट इज डिजास्टर मिटिगेशन। तो मान लीजिए कोई आपदा आने वाली है भाई, सुनामी आने वाली है, या फिर मान लीजिए ज्वालामुखी फटने वाला है, भूकंप आने वाला है, तो कोई भी आपदा हो, मतलब किसी आपदा के आने से पहले, कोई आपदा आने वाली उसके ठीक पहले, उसके संभावित हानिकारक प्रभावों को, जान माल की क्षति, विनाश की तीव्रता को कम या सीमित करने के लिए जो भी दीर्घकालिक उपाय किए जाते हैं उनको आपदा न्यूनीकरण कहा जाता है। मतलब कोई आपदा आने वाली है, जैसे आप बीच के किनारे रहते हैं, ठीक है, समुद्र के किनारे रहते हैं, और वहां पे आपको पता है ज्वार भाटा आएगा। आज ज्वार भाटा नहीं आएगा, आज वो अपना विशाल रूप लेकर के सुनामी बन के आएगा। तो आपको पता चल गया, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो इम्पोर्टेंट सामान है, सारी चीजें वो लेकर के वहां से निकल जाएंगे। क्योंकि घर एक बार दोबारा बन जाएगा, लेकिन जब सुनामी आया और आप भी घर के साथ बह गए, तो फिर क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपदा आने से पूर्व उसके विनाश की तीव्रता को कम करना, या जो भी आपकी जान माल की क्षति होने वाली उसको कम करना, या संभावित जो हानिकारक प्रभाव है उनको सीमित करना, ये आपका क्या कहलाता है, आपदा न्यूनीकरण। और दीर्घकालिक उपाय इसमें होते हैं। मिटिगेशन मतलब यह आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए संरचनात्मक या नीतिगत बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता है। अब पता है कि भाई जो भूकंप जनित क्षेत्र है वहां भूकंप आएगा, लेकिन भाई घर भी बनाना है, वहां रहना भी है सभी लोगों को, तो क्या करेंगे, भूकंप रोधी मकान बनाएंगे, ठीक है। मतलब कल को भूकंप आता है तो ये मकान हमारा 6.8 भूकंप तीव्रता को सह जाएगा, और इससे ज्यादा यहाँ आता नहीं है। तो इसे कहते हैं आपदा न्यूनीकरण। अब देखिए तैयारी क्या है, तैयारी होती है भाई जो आपदा आती है उस पर तुरंत की जाने वाली जो त्वरित कार्रवाई होती है, जैसे मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होता है, जब आपदा आती है तब किया जाता है। राशन का स्टॉक करना, ये भी क्या है, तैयारी है। कि भाई बाढ़ आ गई तो अब राशन का स्टॉक होना चाहिए। बिहार में बाढ़ आ गई तो केंद्र सरकार अपना पहुंचाएगी, ठीक है, बहुत खाना है, क्या टेंशन है। त्वरित प्रतिक्रिया बल तैनात करना सबको बचाने के लिए। तो ये आपकी प्रिपेयर्डनेस होती है। न्यूनीकरण जो होता है मतलब पहले से तैयारी करना। जो भी भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं वो क्या है, आपदा न्यूनीकरण का एक उदाहरण है। अब यहाँ पे आप देखेंगे न्यूनीकरण के 2 मुख्य प्रकार, टाइप्स ऑफ मिटिगेशन मेजर्स। तो ये आपका पहला होता है संरचनात्मक उपाय, दूसरा होता है गैर संरचनात्मक उपाय, स्ट्रक्चरल मेजर्स एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। जो आपका स्ट्रक्चरल मेजर्स है, संरचनात्मक उपाय है,
इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग तकनीकों, भौतिक निर्माणों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करके आपदा के प्रभाव को कम किया जाता है। जैसे भाई भूकंप आता है, पता है उस क्षेत्र में, तो आप भूकंप रोधी मकान बनाएंगे। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का उपयोग करना, ये क्या है? ये आपका संरचनात्मक उपाय है। मतलब आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसा कि उसमें कोई भी आपदा जो आने वाली वहां पे, उसका प्रभाव ही उस पर नहीं पड़ेगा। आपदा न्यूनीकरण का जो संरचनात्मक प्रभाव है, इसका उदाहरण क्या है? भूकंप रोधी मकान बनाना। इसके अलावा जो बाढ़ आता है, बाढ़ किसके जरिए से आती है? नदियों के जरिए से आती है बाढ़। तो बाढ़ जो आता है उसको अगर आपको बढ़िया तरीके से कंट्रोल करना है, तो आप बांध बनाएंगे, ठीक है? तो जो पानी होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसके जरिए से करेंगे? बांध के जरिए से। नदियों के किनारों पर तटबंधों का निर्माण कर दिया जाता है। बाढ़ नियंत्रण बांध बना दिए जाते हैं। इसके साथ ही जल निकासी प्रणालियों को चौड़ा कर दिया जाता है। तो बाढ़ पे नियंत्रण हो गया। तो इसमें भी क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल मेजर्स। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण करना और ऊंचे सुरक्षा कगार बनाना। मतलब जहाँ पे सुनामी आता है, जहाँ चक्रवात आता है, वहां पे इस तरीके से मकान बनाना कि भाई पहले तो ऊंचा सा कर दिया कुछ, मतलब पत्थर वत्थर बढ़िया करके, उसके ऊपर भी मकान बढ़िया तरीके से ऐसे बनाए, लकड़ी के मकान बनाए कि भाई आए चक्रवात तो हम अपना सामान लेकर निकल जाएं। इसके अलावा भूस्खलन में भी आप स्ट्रक्चरल मेजर्स कर सकते हैं। पहाड़ियों की ढलान पर सुरक्षा दीवारें लगा सकते हैं, रॉक एंकरिंग कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चरल मेजर्स हो गया। दूसरा होता है गैर संरचनात्मक उपाय, मतलब नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। इसके अंतर्गत नीतियों, कानूनों और जन जागरूकता और प्राकृतिक प्रणालियों के माध्यम से जोखिम को कम किया जाता है। मतलब जो आपका गैर संरचनात्मक उपाय है आपदा न्यूनीकरण का, वो कौन सा है? ऑप्शन उसने दे दिया कि भाई जो है बांध बनाना। दूसरा ऑप्शन दे दिया भूकंप रोधी मकान। तीसरा दे दिया चक्रवात आश्रय स्थलों पर ऊंचे मकान बनाना। और चौथा उसने दे दिया कि भाई भूमि उपयोग नियोजन। तो आपको क्या लगाना है? भूमि उपयोग नियोजन, लैंड यूज जोनिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि आपदा न्यूनीकरण का गैर संरचनात्मक उपाय कौन सा है इनमें से, या संरचनात्मक उपाय कौन सा है इसमें से। तो आपको उसी तरीके से समझ के चलना है। जब पढ़े रहेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए आप लगा देंगे। जो आपका गैर संरचनात्मक उपाय होता है, मतलब नॉन स्ट्रक्चरल होता है, इसमें नीतियां ऐसी बनाई जाती हैं, कानून ऐसे बनाए जाते हैं, जन जागरूकता ऐसे की जाती है कि प्राकृतिक प्रणाली के माध्यम से जोखिम को कम किया जा सके। कानून बना के किस तरीके से आपदा न्यूनीकरण किया जाता है कि भाई जो अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जहाँ सक्रिय फॉल्ट लाइन है, कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है भूस्खलन हो सकता है या बाढ़ आ सकती है, नदियों के ठीक किनारे जो भी क्षेत्र हैं, उन पर बस्तियां बसाने और औद्योगिक निर्माण करने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब कानून ने प्रतिबंध लगा दिया तो आप मजबूर हैं। ऐसे तो आपने सोचा था कि नहीं भाई करेंगे हम, लेकिन जैसे ही आप करेंगे तैसे आप जेल जाएंगे। तो ये है कि भूमि उपयोग नियोजन, कि ये वाली भूमि पे घर नहीं बनेगा, ये वाली भूमि पे मकान नहीं बनेगा, इस भूमि पे कारखाना नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये है। दूसरा आपका है भवन नियमावली। नेशनल बिल्डिंग कोड्स के नियमों को सख्ती से लागू करना कि भाई यहाँ पे 3 मंजिला ही बना सकते हो, या यहाँ पे 2 मंजिला बना सकते हो। जो भी बिल्डिंग बनेगी उसमें खिड़कियां होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा लखनऊ में कांड हुआ, आग लग गई, ठीक है, पता चला उसमें एक भी खिड़की ही नहीं थी। अगर खिड़की होती तो उसमें से जो है आराम से बच्चे बच सकते थे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की मौत आग से नहीं दम घुटने से हुई, क्योंकि वहां कोई खिड़की नहीं थी और अंदर सब जो है कार्बन डाइऑक्साइड सब चीजें भर जाती हैं और बस मृत्यु हो जाती है। तो भवन नियमावली भी इसीलिए निकाली जाती है। प्राकृतिक अवरोधक, नेचुरल बैरियर्स। तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए मैंग्रोव वनों का रोपण करना
और पहाड़ों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए वनीकरण करना। सुंदरबन का जो मैंग्रोव वन है वो क्या करता है, वहां पे जो चक्रवात सुनामी आता है सब कुछ वही झेल जाता है बेचारा, ठीक है। वहीं के पेड़ पौधे इधर उधर होते हैं, उखड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में नहीं जा पाता है अंदर। तो ये होता है मैंग्रोव वन लगाना, जो भी आपके सुनामी प्रभावी क्षेत्र हैं, चक्रवात प्रभावी क्षेत्र हैं। तो ये भी क्या है, गैर संरचनात्मक आपदा न्यूनीकरण में आता है। एफोरेस्टेशन मतलब वनीकरण आपका आ गया ऑप्शन में, कि वनीकरण दे दिया ऑप्शन में और पूछ लिया कि भाई ये बताओ क्या है, ये संरचनात्मक आपदा न्यूनीकरण है या गैर संरचनात्मक है, तो गैर संरचनात्मक है। इसके अलावा बीमा और वित्तीय सुरक्षा, मतलब जो आपका फसल बीमा होता है वो आपदा बीमा के माध्यम से समुदायों की वित्तीय सुभेद्यता मतलब वल्नरेबिलिटी को कम करता है। फसल अगर खराब हो गई तो आपको नुकसान नहीं होगा, भरपाई जो है बीमा कंपनी करेगी। अब देखिए भारत में जो संस्थागत ढांचे इनकी बात करेंगे, अभी थोड़ा ऐसे जानेंगे, लास्ट में पूरी तरीके से एक्स्ट्रा बात करेंगे हम हर एक मंत्रालय के बारे में। लेकिन अभी जो आप समझ के चलेंगे, जो MOEFCC है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देश में नीतियों को लागू करने वाली नोडल केंद्रीय संस्था है। CPCB होता है मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। इसकी स्थापना 1974 में जल अधिनियम के तहत हुई थी। यह देश में वायु और जल की गुणवत्ता के मानक तय करता है और प्रदूषण की निगरानी भी कौन करता है, CPCB करता है। इसके अलावा जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और ये पर्यावरण से जुड़े मामलों को तेजी से निपटारा करता है, मतलब 6 महीने के भीतर निपटा देता है। एक विशेष अर्थ न्यायिक संस्था है। और भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, मतलब भारत ऐसा देश है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में ऐसा विशेष पर्यावरण ट्रिब्यूनल बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश है। सबसे पहला जो है ऑस्ट्रेलिया बनाता है ऐसा ट्रिब्यूनल, और फिर न्यूजीलैंड और फिर भारत। हर एक संस्था के बारे में डिटेल में बात की जाएगी, लेकिन क्रम से चलेंगे हम। अब देखिए भारत में आपदा प्रवणता, डिजास्टर प्रोनेनेस इन इंडिया, प्रोनेनेस ही कहा जाएगा ना, जो भी कहा जाएगा इंग्लिश में है। अब देखिए जो देश है हमारा ना, यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब 59% जो भूभाग है पूरे देश का, वो मध्यम से लेकर के अत्यधिक उच्च तीव्रता के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। मतलब लगभग 60% के करीब जो एरिया है भारत का, वहां पे भूकंप आते हैं। कहीं उच्च आते हैं, कहीं मध्यम आते हैं, मतलब कहीं छोटे मोटे भूकंप आते हैं, जैसे दिल्ली तक आ जाते हैं, आपको पता है क्यों आते हैं, क्योंकि हिमालय जो है वो आपका टेक्टोनिक प्लेट पे है, पूरी तरीके से वो खिसकती रहती है इधर उधर। तो जब खिसकती रहती है तो भूकंप आते हैं। और अगर दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए, मतलब प्रायद्वीपीय भारत को, तो पूरा उत्तर भारत क्या है, टेक्टोनिक प्लेट पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी आते हैं भूकंप, गुजरात में भी आते हैं। अब देखिए बाढ़, फ्लड्स की बात करें तो 12% भूभाग भारत में ऐसा है जहां बाढ़ आता है। भाई जहां नदी होगी वहां बाढ़ आएगा। तो नदी कहाँ है ज्यादा, नदी आपका पूरा उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत में भी है, लेकिन उत्तर भारत में ये मान के चलिए जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे नदियों का बहुत ज्यादा जाल है। उत्तर पूर्वी भारत आपका मेघालय, असम, तो ये सब है। तो लगभग 12% भाग पे आपका बाढ़ आता है। चक्रवात की बात करें तो भारत की लगभग 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जो फिर से अभी नपाई जोखाई हुई है ना, मतलब नापा गया है फिर से। तो अब तो 11,088 किलोमीटर तटरेखा निकल के आई है। जो निकल के आया है ना, 11,088 हो गया, तो भाई ऐसा नहीं कि तटरेखा बढ़ गई है, तटरेखा वही है, लेकिन जो है नापा जोखा नहीं गया था पहले सही से, तो इसीलिए ये 7516 दिखा रहा है वहां पे। तो 7516 मान के चलिए, तो उसमें से लगभग 5700 किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा ऐसा है जहां चक्रवात और तूफानी लहरें बहुत ज्यादा आती हैं, और वो हिस्सा बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। सूखा की बात करें तो देश का लगभग 68% कृषि योग्य क्षेत्र विभिन्न
तीव्रताओं के सूखे के प्रभाव में आता है। इसके अलावा भूस्खलन आपका लैंडस्लाइड जिसे कहते हैं, तो 15% भूभाग विशेषकर आपका हिमालय और पश्चिमी घाट में भूस्खलन की ज्यादातर समस्या देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपका जो भी मैंने बताया, आपदा न्यूनीकरण हो गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र, ठीक है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट साइकिल। तो जो आपदा जोखिम होता है, मतलब जो रिस्क होता है, डिजास्टर रिस्क होता है, उसका चक्र होता है। चक्र का मतलब क्या होता है? टोटल 3 चरण होते हैं। आपदा से पूर्व चरण, आपदा के दौरान चरण और आपदा के पश्चात चरण। आपदा अगर नहीं आई है तो उसके पूर्व हमें क्या करना है, आपदा अगर आ ही गई तो आपदा के दौरान हमें क्या करना है, और आपदा के पश्चात हमें क्या करना है। तो इन 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आपदा चक्र में। तो जो आपदा पूर्व चरण होता है, मतलब प्री डिजास्टर स्टेज, ये जो होता है एक निवारक प्रक्रिया है, मतलब प्रिवेंटिव प्रक्रिया होती है। इसमें आपदा के पूर्व चरण में आपको करना क्या है, क्षमता निर्माण करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, जैसे भूकंप रोधी मकान बनाना, ये सब क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसके अलावा जन जागरूकता की, भाई अगर भूकंप आया तो हमें क्या करना है, नीचे लेट जाना है धरती पे, ठीक है, मकान के अंदर नहीं रहना है, उससे बाहर निकल जाना है। संभावित आपदा के लिए योजना निर्माण करना, ये भी जो है आपदा पूर्व चरण का हिस्सा है। कोई आपदा आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप जो है समुद्र के किनारे रहते हैं, तो आपको पता है सुनामी अभी रात को शाम को 4 बजे आएगी, तो आप 12 बजे से क्या कर लेंगे, पहले ही अपना सामान वामान लेकर के इधर उधर निकल जाएंगे। तो संभावित आपदा के लिए योजना निर्माण, निगरानी एवं नियंत्रण करना, त्वरित चेतावनी प्रणाली मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम होना, योजनाओं की निरंतर समीक्षा करना, ये सब आपके आपदा पूर्व चरण में आते हैं। अब मान लीजिए कि आपदा आ ही गई तो आप क्या करेंगे, तो ये होता है भाई ड्यूरिंग डिजास्टर स्टेज। इस चरण में आपदा के प्रभाव और जोखिम को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है कि भाई जो भी आपदा आई है इसके जोखिम को कैसे कम किया जाए। भाई घायल हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग घायल हो गए, चक्रवात आया, सुनामी आई, तो उसमें जल्दी से जल्दी लोगों को अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपका आपदा के दौरान चरण है कि जो भी प्रभाव हुआ है आपदा का, जो भी जोखिम है उसको कम करना है। इसमें जो है किसकी भूमिका होती है, तो सरकार की, एनजीओ जो होते हैं उनकी भूमिका होती है, सेवा समितियों की भूमिका होती है और नागरिकों की भूमिका होती है। जो भी पढ़े लिखे योग्य नागरिक होते हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं तो कम से कम उनके अंदर नैतिकता है, क्योंकि पढ़े लिखे भी अनैतिक हो सकते हैं और जो अनपढ़ हैं बेचारे वो भी नैतिक हो सकते हैं। तो नागरिक भी इसमें आपदा के दौरान चरण में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्रमुख कार्य क्या होते हैं, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राहत की सामग्री उपलब्ध कराना, खाद्य आपूर्ति, दवाइयों की व्यवस्था, सुरक्षित स्थानों पर आश्रय, तकनीकी सहायता प्रदान करना। उद्देश्य क्या होता है, जन धन की हानि को कम करना। इसमें उद्देश्य क्या था, आपदा आने से पहले तैयारी करके उसके प्रभाव को कम करना। अब आपदा के पश्चात जो चरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि भाई इस चरण में राहत और पुनर्वास कार्य किए जाते हैं। राहत कार्य, पुनर्वास कार्य मतलब भाई उनका घर टूट गया था, खत्म हो गया सुनामी आने से या भूकंप आने से, या कोई घर जल गया है, ठीक है, पूरे पूरे गांव जल जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, डीएम वगैरह सब आते हैं, देखते हैं आप लोग, तो उनको जो है अपना मदद दी जाती है लोगों को, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कि आपको 1 लाख मिलेगा, आपको 50,000 मिल जाएगा, आपका इतना सामान जल गया। तो ये पुनर्वास कार्यक्रम होता है और राहत कार्य होता है। क्षति का आकलन किया जाता है कि भाई इतना घर इनका जल गया है तो इनको इतने रुपए दिला दो। पुनर्निर्माण कार्य, प्रभावित लोगों की सहायता, ठीक है, तो ये होता है। अभी डिटेल में एक एक की बात करेंगे हम, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको कि आपका माइंड एक मैप बना ले कि हाँ ये चीजें आपको पढ़ना है। आपदा के पश्चात जो विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब जो आपका सुभेद्य वर्ग होता है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील वर्ग होता है, जैसे महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उद्देश्य होता है कि भाई सामान्य जीवन
पुनः स्थापित हो सके। जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको मैप तैयार करवाया है, अब उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपदा से पहले का जो चरण होता है, प्री डिजास्टर फेज होता है, इसे कहते हैं जोखिम न्यूनीकरण। ठीक है, मतलब जोखिम को कम करना। इस चरण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आपदा से पहले ही समाज को सुरक्षित और सक्षम बनाना। कहीं कहीं मिसप्रिंट दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो समझा ही दूंगा। और यहाँ आप देखेंगे रोकथाम। सबसे पहले क्या होता है? रोकथाम होती है, प्रिवेंशन होता है। आपदा से पूर्व चरण में सबसे पहला काम रोकथाम है। आपदा को आने से पूरी तरह रोकना या उसके प्रभाव को शून्य करना। बाढ़ कोई आ रही है, ठीक है, बाढ़ आ रही है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? जो भी आपके बने हुए हैं बड़े बड़े बांध, उनको बंद कर दिया जाता है। बंद कर देंगे जब आप, तो क्या होगा? पानी स्टोर होगा पीछे, और फिर धीरे धीरे पानी छोड़ा जाएगा। तो ये होता है कि भाई हमने बाढ़ को रोक लिया। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में वनीकरण कर दिया गया। जब वन हो जाएंगे, जड़ें हो जाएंगी, तो कहाँ से जो है भूस्खलन होगा? नहीं होगा। तो ये आपका क्या है? प्रिवेंशन है। परमाणु या औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा लागू करना। दूसरा होता है शमन, मतलब मिटिगेशन। आपदा के अपरिहार्य प्रभावों की गंभीरता या तीव्रता को कम करना। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? न्यूनीकरण होता है, या शमन कह लो, मतलब कम करना। एक तो प्रिवेंशन हो गया कि हमने रोक दिया, तो ये भी आपदा से पूर्व चरण का काम है। प्रिवेंशन कब का काम है? रोकथाम कब का काम है? आपदा से पूर्व चरण का काम है। दूसरा मिटिगेशन, मतलब जो शमन होता है, ये भी आपदा से पूर्व चरण का काम है कि चलो ठीक है, आपदा हम नहीं रोक पाए तो कम से कम उसका जो प्रभाव है उसको कम करेंगे। और जो आपका ये मिटिगेशन होता है, न्यूनीकरण होता है, इसमें दो होते हैं, मैंने समझा ही दिया है। एक आपका संरचनात्मक होता है, स्ट्रक्चरल होता है। जो भूकंप रोधी मकान आप बना रहे हैं, तो ये आपका क्या है? स्ट्रक्चरल है। चक्रवात आश्रय बना रहे हैं, ये भी आपका स्ट्रक्चरल है। इसके अलावा गैर संरचनात्मक जो होता है, उसमें क्या होता है कि भाई नियम कानून ऐसे बना दो कि भाई यहाँ पे बस्ती नहीं बनेगी। बिल्डिंग के ला बना दो कि भाई 3 मंजिल बनाओगे, 5 मंजिल बनाओगे, ये सब बना दो बस। ठीक है, खिड़की होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तीसरा आपका तैयारी होता है, मतलब आपदा आने की स्थिति में तुरंत प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए समाज और प्रशासन को तैयार रहना। अर्ली वार्निंग सिस्टम देना कि भाई सुनामी आने वाली है, निकल जाओ अपने घर से, कहीं दूर चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, सामान वामान उठा लो, भाई 2 घंटे में आ जाएगी सुनामी, बाढ़ आने वाला है। तो ये होता है प्रारंभिक चेतावनी देना। ये प्रिपेयर्डनेस में आता है, और ये किस में आता है? आपदा से पूर्व में आता है। आईएमडी जो आपका इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो अलर्ट जारी कर देता है, भाई बारिश होने वाली है, छाता ले लो, या घर से बाहर मत निकलना, बिजली कड़क रही, कहीं बिजली गिर सकती है। मॉक ड्रिल जो होता है, ये भी आपका आपदा से पूर्व ही होता है, और ये किस में आता है? प्रिपेयर्डनेस में आता है, तैयारी में आता है। स्कूल में या अस्पताल में जो है कोई आपदा आ गई, तो जो आपदा प्रबंधन टीम है वो लगातार अभ्यास करती रहती है। आकस्मिक योजनाएं निकालना, ठीक है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मानक पर जो है संचालित जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो तैयार करना। रसद और संसाधन, आपातकालीन भोजन, दवाएं और पीने के पानी का बफर स्टॉक पहले से तैयार रखना। दूसरा जो फेज है आपदा के दौरान का होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर फेज। यहाँ पे दौरान ऐसे होगा, ठीक है। तो इन 2-3 पेजों में कुछ ज़्यादा ही त्रुटि हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे। तो जो आपदा के दौरान होता है उसमें क्या होती है? सबसे पहले प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रतिक्रिया सबसे पहले होगी, कोई आपदा आएगी तो क्या प्रतिक्रिया होगी कि भाई कोई बाढ़ आ गया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग मान लीजिए बह गए हैं, तो खोज और बचाव होगा। मलबे या बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, तो इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भूमिका होगी इसमें। तो प्रतिक्रिया किस में आता है? आपदा के दौरान जो चक्र होता है उसमें आता है। आपदाकालीन चिकित्सा, मतलब जब आपदा आ चुकी है तभी तो आपातकालीन हुआ, तो ये भी आपदा के दौरान चक्र में आएगा। आपदा के दौरान आएगा और प्रतिक्रिया में आएगा, रिस्पॉन्स में आएगा। घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार देना और फील्ड और अस्पतालों की सुविधा देना। इसके अलावा जो निकासी होता है, मतलब इवेक्यूएशन होता है, मतलब प्रभावित
आबादी को सुरक्षित स्थानों या शिविरों में स्थानांतरित करना। तो निकासी भी किसका है? आपदा के दौरान चरण होता है, और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है। आपदा के दौरान चरण में आपका दूसरा होता है रिलीफ मतलब राहत। प्रभावित लोगों की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना मतलब आश्रय देना, राहत शिविर बनाना, ठीक है। दूसरा होता है भाई भोजन सामग्री देना, भोजन, स्वच्छ जल, कपड़े, स्वच्छता किट, ठीक है, दवाई, ये सारी चीजें देना। महामारी का नियंत्रण, जो भी राहत शिविर है वहां कोई बीमारी ना हो इसके लिए वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और टीकाकरण करना। तो ये हो गया आपदा के दौरान चक्र। अब हम बात करेंगे आपदा के बाद चक्र जो है, रिकवरी और सतत विकास, पोस्ट डिजास्टर फेज। तो इसमें भी 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, पुनर्वास, बिल्ड बैक बेटर, बेहतर पुनर्निर्माण। तो ये 3 होते हैं, तीनों आपको ध्यान रखना है। कि पूछ लिया कि भाई पुनर्वास जो होता है वो किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है? आपदा के पश्चात चक्र में आता है, आपदा के पूर्व चक्र में आता है, आपदा के बाद चक्र में आता है, या इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना कि भाई जो पुनर्वास है या पुनर्प्राप्ति है या बेहतर पुनर्निर्माण है या बिल्ड बैक बेटर है, ट्रिपल बी जिसे कहा जाता है, ये तीनों आते हैं किसमें? आपदा के पश्चात चरण में। अब पुनर्प्राप्ति क्या होता है, रिकवरी क्या होता है? प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी सेवाओं को फिर से चालू करना ताकि जीवन सामान्य हो सके। मान लीजिए आंधी आई, ठीक है, तो आपदा आ गई ना एक। आंधी तो कोई एक घर में तो आएगी नहीं, ये एक संकट है। आंधी जो आती है वो आपदा है। तो जब आंधी आएगी तो भाई पेड़ गिरेंगे, पौधे गिरेंगे, ठीक है, बिजली का खंभा भी गिर जाएगा, हो सकता है जहाँ टावर लगा है तो वो भी गिर जाएगा। तो सब अस्त व्यस्त कर दिया उसने, बिजली आपूर्ति खत्म, इंटरनेट खत्म, टेलीफोन लाइन खत्म, सड़कें जो है टूट फूट गई। मान लीजिए बाढ़ आ गया, एक भूकंप आ गया तो क्या होगा, सड़कें टूट जाएंगी। तो इनको ठीक करना, भाई आंधी तो चली गई, तो अब आपदा के पश्चात का चरण है, तो बिजली सही होगी, खंभे फिर से गाड़े जाएंगे, फिर से जो है बिजली सही की जाएगी, सड़क पे कोई पेड़ गिर गया तो उसे हटाया जाएगा, या मान लीजिए भूकंप आया और सड़क में बहुत बड़ा एक गहरा गड्ढा हो गया तो उसको भरा जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी, और ये होती है पुनर्प्राप्ति, मतलब फिर से प्राप्त करना वो चीज जो खराब हो गई है। मलबे की सफाई करना और यातायात शुरू करना। मान लीजिए भूस्खलन हो गया, ठीक है, किसी सड़क पे भूस्खलन से बहुत ज्यादा मिट्टी इकट्ठा हो गई, तो आपदा आके चली गई। तो आपदा के बाद का चरण क्या है? पुनर्प्राप्ति है, मुझे फिर से वही सड़क प्राप्त करनी है। तो मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है उस मिट्टी को हटवाऊंगा। तो ये होता है कि भाई मलबे की सफाई करना भी किसमें आता है? पुनर्प्राप्ति में आता है, और ये आपदा के पश्चात का चरण है। आपदा के पश्चात का जो दूसरा आपका पार्ट होता है पुनर्वास होता है। जो भी प्रभावित समुदाय है उनके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जीवन को वापस पटरी पर लाने में मदद करना। मान लीजिए बाढ़ आ गई, सब अस्त व्यस्त हो गया, खेत बह गया, फसल बह गई, किसान के पास जो है कुछ भी नहीं बचा, तो सरकार मदद देती है, आर्थिक पुनर्वास होता है। आजीविका के साधन बहाल करना, जैसे किसानों को बीज देना, छोटे व्यापारियों को ऋण देना। मनोसामाजिक सहायता, जो साइकोलॉजी सपोर्ट होता है, आपदा आ गई, सदमा लग गया, भाई परिवार का कोई सदस्य चला गया, तो उनसे उबरने के लिए मानसिक परामर्श देना, ये भी किस में आता है? ये भी आपदा के बाद के चरण में आता है और पुनर्वास में आता है। स्थायी आवास आपका क्या है? बेघर हुए लोगों को स्थायी घर आवंटित करना। भाई बाढ़ में लोग बेघर हो जाते हैं ना, तो उनको फिर से घर देने का काम होता है, इसी को कहते हैं पुनर्वास। बिल्ड बैक बेटर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई बिल्ड बैक बेटर किस में आता है, किसके अंतर्गत आता है? यह आपदा के पश्चात चरण में आता है। जो ये आपकी बिल्ड बैक बेटर ये उदाहरण कहाँ से ली गई है? तो ये आपके सेंडई फ्रेमवर्क 2015 से 30, जो एक आपका फ्रेमवर्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम। तो यहाँ से ली गई है, प्राथमिकता नंबर 4 से ली गई है, ये भी बात करेंगे। इसका मतलब है कि पुनर्निर्माण केवल पुरानी स्थिति में लौटाना नहीं है,
बल्कि बुनियादी ढांचे को पहले से अधिक मजबूत और आपदा रोधी बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपदा आ गई, किसी का घर बह गया तो आपने उसे घर फिर से बना के दे दिया, ये नहीं करना है। आपको भूकंप रोधी घर बना के देना है, ठीक है। और ऐसा सिस्टम बनाना है कि भाई अगर बाढ़ आने वाली है तो भाई ऐसा नहीं घर ही जाएगा, आदमी भी जा सकता है, वो भी मर सकता है, तो उसे पहले से जानकारी हो जाए। तो पहले से ऐसा सिस्टम उस क्षेत्र में बना देना कि आपदा अगर आएगी तो उसके 24 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 2 घंटे पहले पता चल जाएगा कि आपदा आने वाली है, ताकि जो है भविष्य में दोबारा नुकसान न पहुंचे। अब यहाँ जो है उदाहरण आप देख सकते हैं, कोई स्कूल है, चक्रवात आया उससे गिर गया, तो उसे जो है अब दोबारा जब आप बनाए ना, तो साधारण ना बनाए कि भाई साधारण सी तरीके से फिर से बना दिया। ऐसा बनाए कि वो चक्रवात रोधी हो, चक्रवात रोधी तकनीक से बने, जिससे दोबारा जब चक्रवात आए तो ना गिरे। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं भूकंप ज्यादा आता है और वहां कई लोगों का घर भूकंप की वजह से या खत्म हो गया, पूरी तरीके से गिर गया, तो जब दोबारा वहां पे घर बना के दें तो भूकंप रोधी घर बना के दें, ताकि जो है दोबारा जब भूकंप आए तो उनका घर ना गिरे। जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना कि भाई यहाँ की जलवायु इस तरीके की है तो यहाँ पर ये वाली खेती करो। ऐसा नहीं वहाँ जलवायु अलग है और आप सेब के पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, तो सेब नहीं उगेगा। सेब आपका वहीं उगता है जहाँ ठंड होती है, तो हिमाचल प्रदेश में उगेगा, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हरियाणा में थोड़े उग जाएगा, राजस्थान में थोड़े उग जाएगा। तो जहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, तो ये भी आपका बिल्ड बैक बेटर में आता है। तो ये बात हो गई आपदा के बारे में। आपदा न्यूनीकरण आप समझ गए। आपदा न्यूनीकरण के प्रभाव कौन से होते हैं, उसका बचाव क्या होता है, इसके बारे में बता दिया। आपदा के पूर्व चरण, आपदा के दौरान चरण, आपदा के पश्चात चरण, ये सब बता दिया। जो अगला लेक्चर होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पे होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन जब सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो इकट्ठा डालेंगे, मतलब आधा आधा करके डालें तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।